अच्छा, दूसरी बात ये है कि अब हम आ जाते हैं प्रोफेज 2 पे, ठीक है? हम प्रोफेज 2 की बात करें। प्रोफेज 2 में क्या होता है? प्रोफेज 2 में आपके पास जो सेंट्रिओल्स है वो डिवाइड करते हैं, ठीक है? एंड द स्पिंडल्स आर फॉर्म व्हिच आर एट राइट एंगल्स टू द स्पिंडल ऑफ द फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन। अब होता क्या है कि प्रोफेज में आपको पता है पूरा माइटोटिक एपरेटस और ये सब चीजें बनती हैं, ठीक है? तो माइटोटिक एपरेटस फॉर्म होने के बाद आपके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल डिसअपीयर एंड द स्प्लिटेड क्रोमोसोम डायट्स अरेंज देमसेल्फ एट द इक्वेटर। देखो अब हम बात कर रहे हैं डायट्स की। अब डायट क्या होते हैं? डायट बेसिकली आपके पास डाइट बेसिकली देखो अभी हमने जो बात की वो क्या बात की थी, देखो हमने क्या बात की थी? डाइट्स की हमने बात की थी, सॉरी डाइट्स की नहीं, सॉरी टेट्रस की बात की थी। अभी जो मैंने आप लोगों को लास्ट उसमें डायग्राम बना के दिखाया था तो मैंने ये कहा था कि इंडिविजुअल क्रोमोसोम जो है वो अपोजिट पोल्स पे मूव करते हैं। तो अब अगर हम उस हिसाब से बात करें, क्रोमेटिड्स की तादाद को गिनते हुए बात करें तो हर क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड्स होते हैं, ठीक है? इसलिए अब हम उन क्रोमोसोम को क्या कहेंगे? डाइट्स कहेंगे। जैसे हमने टेट्रेट कहा था, टेट्रेट हमने क्यों कहा था? टेट्रेट हमने इसलिए कहा था कि उसमें जो है 4 क्रोमोसोम, सॉरी 4 क्रोमेटिड्स आपको नजर आ जाए तो हमने कहा था टेट्रेट है। अब अगर हम क्रोमैटिड्स के हवाले से या उसके एस्पेक्ट से बात करें तो हर क्रोमोसोम में आपको 2 क्रोमैटिड्स नजर आएंगे, इसीलिए हम इसको कह रहे हैं डायट्स, मींस इसमें 2 क्रोमैटिड्स हैं, ठीक है? और ये आप ऑब्वियसली जो है आपके पास मेटाफेज 2 में क्या होगा? द हाफ और डिसकंटीन्यूअस स्पिंडल फाइबर अटैच एट द सेंट्रोमियर्स ऑफ द डायट्स। मेटाफेज में आपका जो स्पिंडल फाइबर या माइटोटिक एपरेटस है वो अटैच होगा आपके स्पिंडल फाइबर्स पे, ठीक हो गया? और क्या होगा? आपकी जो अरेंजमेंट बेसिकली है वो अरेंजमेंट होगी एट द इक्वेटोरियल प्लेन आपका मेटाफेज 2 में, ठीक हो गया? उसके बाद आपके पास आ जाता है एनाफेज 2। देखो ये मैं थोड़ा जल्दी इसलिए पढ़ा रही बिकॉज मेरे इंटरनेट का मुझे लग रहा है फिर जो है वो कोई इशू होने वाला है, लेकिन जो है बाकी अगर तुम लोगों को नहीं समझ में आता तो मुझे बता देना। देखो डायट का मतलब कि उस क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड्स होंगे, इसलिए हमने इसको डायट कहा है। जब हमने पहला वो पढ़ा था पेचाइटिन वगैरह तो उसमें हमने टेट्रेट कहा था क्योंकि उसमें 4 क्रोमैटिड्स हमको विजिबल थे, ठीक है? अच्छा, अब जो है हमारे पास एनाफेज 2 में देखो मूवमेंट ऑफ टू सेट्स ऑफ क्रोमैटिड एट ईच स्पिंडल स्टार्ट्स टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स। अब ये जो जितना भी मेटाफेज 2 है, एनाफेज 2 है, ये उसी तरह से होगा जैसे माइटोसिस में हो रहा था कि आपका पूरा पूरा क्रोमोसोम सेंटर पे अरेंज है। ये क्रोमोसोम जब सेपरेट होगा तो ऑब्वियसली एक क्रोमैटिड एक पोल पे जाएगा, दूसरा क्रोमैटिड दूसरे पोल पे जाएगा। तो अब क्योंकि हमारे पास एक सिंगल क्रोमैटिड बचा है तो नाउ वी आर कॉलिंग इट एज मोनाड, ठीक है? हम इसको क्या कह रहे हैं? हम इसको मोनाड कह रहे हैं। मोनाड क्यों कह रहे हैं? हम इसलिए कह रहे हैं बिकॉज अब हमारे पास सिर्फ एक ही क्रोमैटिड बच गया है, ठीक है? ये बात क्लियर है बेटा? कोई ऐसा बच्चा जिसको ना समझ में आया हो तो मुझे बता दो। ठीक है, आई थिंक देयर इज नो क्वेश्चन। सही हो गया। अब आ जाओ टीलोफेज 2 पे। टीलोफेज 2 में क्या हो रहा है? क्रोमोसोम अनकॉइल एंड फॉर्म सेपरेट ग्रुप्स एंड अराउंड ईच ग्रुप अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड। अब क्या होगा? टीलोफेज वैसे ही होता है जैसा आपका बाकी उसमें हो रहा था, मियोसिस 1 में हो रहा था, ठीक है? टीलोफेज में क्या होगा? क्रोमोसोम अनकॉइल हो जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि हर क्रोमोसोम के उसके अराउंड आपके पास क्या बनेगा? जो है आपके पास वो बनेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिस्टोर हो जाएगा, ठीक है? साइटोप्लाज्मिक डिवीजन और साइटोकाइनेसिस इज फॉलोड रिजल्टिंग इन 4 डॉटर सेल्स ईच विद हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब ऑब्वियसली आपके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैप्लॉइड हो गया है जो मियोसिस में होता है। दूसरी बात ये कि बेटा अच्छा अगर कुछ बच्चे ये कंफ्यूज हो रहे हो कि साइटोकाइनेसिस कब होगा, मियोसिस 1 के बाद होगा तो मियोसिस 2 के बाद होगा, तो बेटा याद रखना जो साइटोकाइनेसिस है या डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म है वो इसके बाद मियोसिस 2 या टेलोफेज 2 के एंड के बाद होता है, उसके खत्म होने के बाद होता है, सही है? अच्छा, ठीक हो गया। तो आपके पास एट द एंड ऑफ द मियोसिस क्या होगा? पहली बात ये कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा वो हैप्लॉइड हो जाएगा। दूसरी बात ये कि आपके पास कितने डॉटर सेल्स बनेंगे? आपके पास 4 डॉटर सेल्स बनेंगे, सही है? कोई सवाल है बेटा? कोई सवाल है बेटा? सही है। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस पे आ जाओ। बगैर देखे कोई मुझे बता सकते हैं मियोसिस की क्या सिग्निफिकेंस है? ये मैं पहले भी वैसे बता चुकी हूँ।
कोई मुझे मियोसिस की सिग्निफिकेंस बता सकता है बेटा? जल्दी, तुम लोग रिस्पांस नहीं दे रहे हो यार, बहुत गलत बात है। मिस गैमेट फॉर्मेशन के लिए मियोसिस के जो 1 और 2 फेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, गोनेट्स के अंदर फॉर्म होते हैं, ये गर्म सेल्स को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है बेटा, वेरी गुड। और कोई इंपॉर्टेंस कोई बताना चाहेगा? मिस और इसकी वजह से जेनेटिक वेरिएशंस भी आ रही थी, क्योंकि इसमें क्रॉसिंग ओवर हो रहा था, जिसकी वजह से हमारे पास जेनेटिक वैरायटी आती है स्पीशीज के अंदर। ठीक है बेटा, सही है, गुड। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग इस पे। Meiosis is a logical and necessary part in the life cycle of sexually reproducing animals and plants. देखो, अब बेसिकली हमारे पास होता क्या है, एक सेकेंड बेटा। अच्छा बेटा, ठीक है। Meiosis is a logical and necessary part in life cycle of sexually reproducing animals and plants, as it helps in restoring the definite number of chromosome. As a result of meiosis, gametes are formed, and gametes possess haploid number of chromosome, and the fusion of gametes at the time of fertilization results in diploid number. देखो, meiosis help करता है मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोमल नंबर में इन स्पीशीज। ऑब्वियसली अगर आपके पास ये हैप्लॉइड नंबर ना हो तो देखो फर्टिलाइजेशन तो होगी, मेल गैमेट भी आएगा, फीमेल गैमेट भी आएगा, और दोनों फ्यूज करेंगे, ठीक हो गया। अगर ये हैप्लॉइड नंबर मेयोसिस की वजह से फॉर्म नहीं होता तो क्या होगा, आपके पास जो जनरेशन बन के आएगी उसके अंदर डिप्लॉयड नंबर रिस्टोर नहीं होगा, बल्कि वो फिर कुछ और ही हो जाएगा। इसीलिए मेयोसिस का पहला काम ये है कि आप इसकी हेडिंग बना दो, सेकंड लाइन में जो है रिस्टोरिंग द डेफिनेट नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। तो इसका पहला काम मेयोसिस का ये होता है कि जनरेशन टू जनरेशन, जस्ट टू मेक श्योर दैट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन्स सेम, आपके पास मेयोसिस इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। दूसरे इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ मेयोसिस क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन द टू होमोलोगस क्रोमोसोम। The crossing over and chiasmata formation result in exchange of chromosome pieces between the two homologues. Thus, new combination of genetic material are facilitated, which lead to the evolution of new forms. अब होता क्या है कि आपके पास, क्योंकि आपको याद होगा कि ये जो फेज था, क्या कहते हैं, जिसमें क्रॉसिंग ओवर ये सब चीजें हो रही थी, तो आपको पता है कि भाई क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके पास यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है, और जेनेटिक मटेरियल के एक्सचेंज की वजह से आपका क्या हो रहा है, बेसिकली न्यू आपके पास एक वैरायटी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। इसीलिए हमारे फेस, हमारे फीचर्स अपने पेरेंट्स से थोड़े मिलते हैं, मगर हम एग्जैक्टली बिल्कुल जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते अपने पेरेंट्स की, थोड़ी थोड़ी सिमिलरिटीज आती है, एंड दिस इज एक्चुअली बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। तो इस पे सेकंड पॉइंट पे हेडिंग बना देना क्रॉसिंग ओवर। तो ये आपके पास पूरा आपका सवाल कंप्लीट हो गया मेयोसिस का। कोई सवाल है बेटा किसी को? अच्छा, मुझे बेटा कोई बता सकता है कि हमारे पास मेयोटिक एरर्स हैं या नहीं है रिड्यूस सिलेबस में? बेटा कोई बच्चा मुझे बता सकता है मेयोटिक एरर्स हमारे पास हैं या नहीं है? मिस अलग से नहीं लिखा हुआ है मेयोटिक एरर्स है या नहीं है।
तो पढ़ाओ या नहीं पढ़ाऊं, बता दो आप लोग। जल्दी बताओ बेटा। ये मरियम कह रही है कि नहीं लिखा हुआ, तो क्या करना है फिर? पढ़ा देंगे। बढ़ा दूं, ठीक है। मैं डाउन सिंड्रोम और क्लाइन फिल्टर टनर जल्दी से बता देती हूँ, क्योंकि मेरा इंटरनेट भी मुझे लग रहा है बस इसकी भी वफात होने वाली है। तो बस ये जल्दी से डाउन सिंड्रोम और क्लाइन फिल्टर्स देख लो, टनर्स देख लो, ठीक है। इससे पहले वाला पार्ट मैं नहीं पढ़ा रही, क्योंकि ऑब्वियसली आपके उसमें है नहीं, हो सकता है ह्यूमन डिफेक्ट्स और डिसऑर्डर्स के नाम से अलग से टॉपिक हो, ठीक है। जल्दी से सुन लो। डाउन सिंड्रोम में बेसिकली आपके पास क्या हो रहा होता है? डाउन सिंड्रोम इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ह्यूमन एबनॉर्मेलिटी एंड यूप्लॉइड इज डाउन सिंड्रोम और मंगोलिज्म। इसमें क्या होता है? बेसिकली आपके पास मंगोलिज्म इन बच्चों को कहा जाता है, क्योंकि इनका फेशियल फीचर्स जो है वो थोड़ा मंगोल से मिलते हैं। इसमें क्या होता है कि आपके पास जो क्रोमोसोम का पेयर होता है, देखो क्रोमोसोम के टोटल 23 पेयर्स होते हैं, सही है। अब अगर उस 23 पेयर में जो 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, उसके पास एक और क्रोमोसोम जाकर अटैच हो जाता है, तो ये क्या कहलाता है? ये आपके पास बेसिकली क्या फॉर्म करवाता है? डाउन सिंड्रोम। ऐसे बच्चों को कहा जाता है डाउन सिंड्रोम का पेशेंट। इसका दूसरा नाम होता है ट्राइसोमी 21। इसलिए इसको ट्राइसोमी 21 कहा जाता है, क्योंकि देखो नॉर्मली क्या होगा कि एक पेयर में 2 क्रोमोसोम होते हैं, 21st पेयर में भी ये होगा, जाहिर बात है। लेकिन अगर आपके पास इसमें एक पेयर में आपने एक मजीद तीसरा क्रोमोसोम भी डाल दिया, तो ट्राई का मतलब 3, तो ट्राइसोमी 21 मींस 21st पेयर में आपके पास 2 नहीं बल्कि 3 क्रोमोसोम मौजूद है, ठीक है। अच्छा, इट इज अ मैटरनल एज डिफेक्ट फॉर डाउन सिंड्रोम। मैटरनल एज डिफेक्ट का मतलब ये है कि वो माएँ जिनकी उम्र थोड़ी सी ज्यादा होती है, तो इनमें चांस ज्यादा होता है कि उनके बच्चों को डाउन सिंड्रोम होगा, ठीक है। Down syndrome, older mothers show greatly increased risk of having Down syndrome. The abnormalities of this disease include mental retardation, ठीक है, mental retardation हो जाती है। IQ इनका कम होता है, 20 to 50 की रेंज में होता है। फेस अगर आपने कभी इनकी तस्वीरें देखो तो फ्लैट होता है, और आईज विद फोल्ड, शॉर्ट स्टेचर, आंखें इनकी ऐसी होती है जैसे फोल्ड हुई हुई है। स्टेचर इनका शॉर्ट होता है, मीस का कद छोटा होता है, हाथ छोटे होते हैं और टंग बहुत ज्यादा बड़ी होती है। फीमेल्स हो सकता है कि फर्टाइल हो, नॉर्मल हो सकता है कि उनकी प्रोजेनी भी नॉर्मल हो, या हो सकता है कि उनके चिल्ड्रन भी डाउन सिंड्रोम के शिकार हो। मगर जो मेल्स होते हैं डाउन सिंड्रोम का जो मरीज है, अगर वो मेल है तो वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, दे आर स्टेराइल। लाइफ इनकी कितनी होती है? 17 इयर्स होती है, और सिर्फ 8% लोग जो है 40 इयर्स तक जिंदा रह पाते हैं, बाकी सबकी वफात हो जाती है। नेक्स्ट पैराग्राफ वैसे भी नहीं पढ़ना। क्लाइन फिल्टर जल्दी से लो बेटा, मेरा नेट बिल्कुल एंड होने वाला है। क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है? बेसिकली जो शी मेल्स होते हैं उनको कहा जाता है, इसमें क्या होगा कि इट इज बिकॉज ऑफ 1 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। इसमें क्या होगा, आपका 46 क्रोमोसोम है, इसमें क्रोमोसोम एक एक्स्ट्रा आकर लग जाएगा, अगेन ट्राइसोमिक कंडीशन हो जाएगी। इसमें 47 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। एक नॉर्मल मेल में XY होना चाहिए, इनमें XXY हो जाता है, जब इनमें फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा होते हैं, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? एक्स नॉट। एक नॉर्मल फीमेल में XX क्रोमोसोम होता है, लेकिन टर्नर सिंड्रोम के पेशेंट में एक X क्रोमोसोम खत्म हो जाता है। इसीलिए इनमें क्या होता है, आपके पास 45 क्रोमोसोम होते हैं। देखो एक चीज लिखी हुई, 44 ऑटोसोम एंड 1 सेक्स क्रोमोसोम। जितने भी हमारे पास जितने भी हमारे पास क्रोमोसोम होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, एक होता है ऑटोसोम और एक होता है सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम के अलावा जितने भी बॉडी में क्रोमोसोम्स होते हैं उनको हम ऑटोसोम कहते हैं। तो इसमें 44 ऑटोसोम और एक सेक्स क्रोमोसोम आपके पास बचेगा। इनकी भी इंटेलिजेंस थोड़ी सी कम होती है, कद छोटा होता है, नेक और शोल्डर्स के अराउंड बहुत सारा फैट जमा हुआ होता है, और ये फीमेल्स थोड़ी सी ना कमजोर होती है मैथमेटिक्स में, क्योंकि मैथ में आपको अपना सारी बातें दिमाग वगैरह यूज करना है, तो मैथ्स में ये थोड़ी सी वीक होती है। सही है बेटा, ये जनरल मैंने ओवरव्यू दे दिया, क्योंकि ये है भी नहीं तुम लोगों के उसमें सिलेबस में। समझ में आता है बेटा? कोई सवाल है किसी को? नो मिस क्लियर, ठीक है। मेरा यार मेरा नेट बिल्कुल जो है एंड होने वाला है, तो मैं मीटिंग आज एंड कर रही हूँ। हमारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट, आई गेस कोई टॉपिक रहता तो नहीं है मेरे ख्याल से, सही है। तो नेक्स्ट क्लास में कल इंशाल्लाह हम लोग जो है क्रोमोसोम वाला चैप्टर जो है ना वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर फिर भी तुम लोगों को कोई सवाल वगैरह है तो तुम लोग जो है वो ग्रुप पे पूछ लेना, क्लास में पूछ लेना, सही है। अल्लाह हाफिज बेटा।